Hello all my dear friends, myself Abhishek Pathak, I am your social study teacher. Now we will start our first lecture of environment of your geography. इसके बाद आपकी कई सीरीज आती रहेंगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट का और इसको हम आज इंट्रोडक्टरी पार्ट के फेज में पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट का जो फर्स्ट फेज जो होता है एनवायरनमेंट, देखिए क्या होता है, ऑल द थिंग्स विच इज लोकेटेड सराउंड अस इज एनवायरनमेंट। इन योर बुक देखिए क्या दे रखा है, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल सी मैनी डिफरेंट थिंग्स। कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ नॉन मैनमेड होती हैं, ठीक है। नेचुरल चीजें वो होती हैं जो हमें नेचर से सीधे डायरेक्ट मिलती हैं और मैनमेड वो सभी चीजें होती हैं जो हमें मैन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उस चीज को बनाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम पॉइंट वाइज हम देखते जाते हैं। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एनवायरनमेंट कैसे लाइफ को अफेक्ट करता है, किसी ह्यूमन की हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है। उससे पहले ये देख लेते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। व्हाट इज एनवायरनमेंट? ऑल द थिंग्स सराउंड अस। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। जो भी हमारे आसपास चीजें मिलती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? एनवायरनमेंट कहलाती है। एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाता हूँ। देखिए एक स्टूडेंट था, वो काफी टाइम बाद स्कूल में आया, ठीक है, काफी वेकेशंस के बाद स्कूल में आया। तो उसने देखा कि जिस प्लेग्राउंड में वो अपनी फुटबॉल खेलता था वो प्लेग्राउंड अब वहां पे नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है, कुछ और बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है। तो उसने अपने टीचर से आके पूछा, सर व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ग्राउंड? ये पहले ग्राउंड था, अब यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है? तो टीचर ने उसको क्या कहा, एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, एनवायरनमेंट बदल रहा है। एनवायरनमेंट क्यों बदल रहा है? क्योंकि पहले यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या था, प्लेग्राउंड था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है। तो उस बच्चे ने कहा, अच्छा सर एनवायरनमेंट क्या होता है? तो सर ने क्या कहा, वो सभी चीजें जो भी हमारे आसपास होती हैं वो एनवायरनमेंट कहलाती हैं। चाहे लैंड हो, वाटर हो, सॉइल हो, फूड हो, हमें या कोई भी अगर आसपास कोई भी चीजें, बिल्डिंग्स हैं, टेबल चेयर पेन, हर चीज, एयर, सब कुछ एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। हमारा एनवायरनमेंट जो होता है उसमें सभी चीजें आती हैं जो हमारी जरूरत के लिए होती हैं या जो हमारे आसपास देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कई कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन से कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। There are 2 components, biotic component and abiotic component. Biotic components are those components which are living beings, ठीक है। जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, जो भी जीवित चीजें होती हैं वो सभी बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं। और अबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग बींग्स होती है, जो भी नॉन लिविंग बींग्स जो वो अजीवित होती हैं या जो ब्रीथ नहीं कर सकती, फूड नहीं खा सकती, वो सभी चीजें अबायोटिक एलिमेंट्स करते हैं। बायोटिक एलिमेंट्स के एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन, ठीक है। ये सभी क्या है? दीज आर लिविंग बींग्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स में स्टोन, पेंसिल, टेबल, ठीक है, ये सभी चीजें अबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में वो सभी चीजें होती हैं जो जीवित भी होती हैं और अजैव भी होती हैं। मतलब ये सभी चीजें हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं। एनवायरनमेंट वो सभी चीजें आती हैं जो चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, सभी चीजें एनवायरनमेंट का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन आपकी क्या देगी? लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स such as animals, plant, microorganisms. Microorganisms are the small bacteria that cannot be seen by our naked eyes. हमारी naked eyes से हम उसको देख नहीं सकते। और humans, ये सभी चीजें environment के biotic components में आते हैं। अब non living beings are those components which are abiotic components are those which are non living beings, ठीक है। तो ये सभी चीजें जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, सॉइल, रॉक, एयर, वाटर, these are non living beings, ठीक है। ये सभी चीजें अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक है। मैन मेड एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट कई तरीके से होते हैं।
नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है, मैन-मेड एनवायरनमेंट होता है और हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट वो सभी चीजें होती हैं जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वीट ग्रो करते हैं, हम राइस ग्रो करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं हम, या कोई भी फिशिंग करते हैं, या कोई भी चीज करते हैं, वो सभी हम नेचर से डायरेक्ट ले रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो वो सभी चीजें क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? नेचुरल एनवायरनमेंट आर दोज व्हिच आर कम नेचुरली विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज के बिना इंटरफेरेंस के जो चीज की जा रही है वो सभी नेचुरल कहलाती है, नेचुरल एनवायरनमेंट होती है। मैनमेड एनवायरनमेंट क्या होता है? मैनमेड एनवायरनमेंट वो सभी चीजें होती हैं जो हमारे ह्यूमंस के थ्रू बनाई जाती हैं, जैसे ब्रिजेस बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, जो सभी जो चीजें होती हैं सभी क्या है? दीज आर द मैनमेड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट, चलो इसको हम एक पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। अभी हमने क्या देखा? एनवायरनमेंट जो है ऑल द थिंग्स सराउंडिंग अस, जो भी चीजें हमारे आसपास होती हैं वो एनवायरनमेंट कहलाती है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक वो सभी कंपोनेंट होते हैं जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, और अबायोटिक वो सभी कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगले टॉपिक को देखते हैं। अगले टॉपिक में है एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं पिक्चर की फॉर्म में। देखिए ये हमारा मान लीजिए एनवायरनमेंट है, जो भी हम आसपास देख रहे हैं वो सभी एनवायरनमेंट है। देखिए जैसे कि एनवायरनमेंट है ये, एनवायरनमेंट तीन तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक होता है मैन मेड एनवायरनमेंट, एक होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो नेचुरल क्या चीज होती है? लैंड होता है, वाटर होता है, एयर होता है, ये सभी क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट के ही पार्ट है। लैंड के बारे में जो हम देखते हैं ये सभी लिथोस्फीयर में आते हैं। देखिए लिथोस्फीयर के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, इसको हम कॉमनली सिंपल फॉर्म में जानते हैं। लैंड इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड क्या है? नेचुरल है। वाटर इज ऑल्सो अ नेचुरल एनवायरनमेंट, वाटर भी नेचुरल है। एयर इज ऑल्सो नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये सभी नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट है। अब लैंड के बारे में जो हम देखते हैं, जितना भी जो लैंड एरिया होता है वो लिथोस्फीयर कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। जो भी हम लैंड के बारे में स्टडी करते हैं, जो भी लैंड एरियाज होते हैं वो सभी लिथोस्फीयर में आते हैं। और जो वाटर बॉडीज जैसे कोई भी रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ओशियंस है, ठीक है, और रेनफॉल हो रही है या कुछ भी वाटर कहीं भी है, जहां पे भी वाटर है वो सभी क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्फीयर। एयर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एयर, वाटर, लैंड, दीज आर द नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि हमें नेचर से सीधे मिल रहे हैं। क्या कोई इंसान लैंड थोड़ी बना सकता है, वाटर थोड़ी बना सकता है, एयर थोड़ी बना सकता है? ये तो सीधे हमें एज अ गिफ्ट नेचर के थ्रू मिलते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। ये नेचर के थ्रू हमें गिफ्ट के तौर पर मिले हैं, जिसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए लिमिटेड, जिससे कि हम आगे जाके इसको कंजर्व कर सके, बचा सके, ठीक है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूट कर रहे हैं, लैंड पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीकों से। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमें आने वाले टाइम पे हम इन चीजों को कंजर्व कर सके, प्रिजर्व कर सके फॉर फ्यूचर जनरेशन,
ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं मैन मेड इन्वायरमेंट। मैन मेड से आपको क्लियर हो गया होगा, मैन मेड मतलब जो भी मैन के थ्रू बनाई जाती है चीजें। क्या क्या बनाते हैं? पार्क्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स, हाउसेस, या जो भी चीजें ह्यूमन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बनाता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी मैन मेड एनवायरनमेंट कहलाते हैं। एनवायरनमेंट जो होता है, ये थर्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट देखिए, ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन के कस्टम्स के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, या वो किस तरह से लाइफ सरवाइव करते हैं, किस तरह से रहते हैं, इन सभी से जुड़ा एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पर्सन के भी बारे में बात कर सकते हैं। यू आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसे आप भी क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि आप ह्यूमन एनवायरनमेंट से ही रिलेट करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपकी फैमिली है, फैमिली आर आल्सो द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट। कम्युनिटी, कम्युनिटी जो भी आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, वो भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। ठीक है। ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे अब उसके रिलीजन्स हो, किसी भी रिलीजन के हो, ठीक है। और मान लीजिए किसी जैसे किसी पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये जितनी भी जो चीजें हैं हम पढ़ते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट: नेचुरल एनवायरनमेंट, मैन मेड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हम क्या स्टडी करते हैं? लैंड के बारे में, वाटर के बारे में, एयर के बारे में। और मैन मेड एनवायरनमेंट में हम स्टडी करते हैं जो भी मैन के थ्रू बिल्ड की जाती हैं, चीजें बनाई जाती हैं, वो सभी चीजें मैन मेड एनवायरनमेंट में आती है। क्यों बनाते हैं? फॉर सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिल देयर डिमांड्स। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल को इजी बनाने के लिए ये सभी चीजें बनाई जाती हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या पढ़ते हैं हम? इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप अपने बारे में जान रहे हैं, या किसी और को पर्सन के बारे में जान रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, रिलीजन के बारे में, पब्लिक से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, या किसी भी चीजों के बारे में हम देख रहे हैं, वो सभी ह्यूमन एनवायरनमेंट का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सभी चीजें क्या कहलाती है? एनवायरनमेंट। तो देखो एक चीज आपको क्लियर हो गई, एनवायरनमेंट वो सभी चीजें हैं जो हमारे आसपास पाई जाती हैं। एनवायरनमेंट वो सभी चीजें होती हैं। देखो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, सभी चीजें जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आ गई। अब यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट आर दोज एनवायरनमेंट व्हिच आर कम फ्रॉम द नेचर। एग्जांपल क्या हो सकते हैं उसके? एग्जांपल आप देखिए, लैंड जो है वो नेचुरल है, ठीक है। एयर है वो भी नेचुरल है, सॉइल है वो भी नेचुरल है। सभी चीजें नेचुरल है जो हमें नेचर से सीधी मिल रही हैं। उसको ह्यूमंस जो हैं वो खुद नहीं बना सकते, वो नेचर से उनको मिलती है एज अ गिफ्ट। ठीक है। ये सभी चीजें नेचुरल एनवायरनमेंट का ही पार्ट होती है। नेचुरल एनवायरनमेंट, देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट। ठीक है। ये सभी जो चीजें हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। डेफिनेशन क्या बन सकती है? ऑल द थिंग्स
that produce naturally without interference of human activity. बिना किसी ह्यूमन की इंटरफेरेंस के, बिना किसी उसके घुसपैठ के, मान लीजिए फॉरेस्ट ग्रोन हो रहे हैं, फॉरेस्ट को ह्यूमन थोड़ी ग्रोन करने जाते हैं, ठीक है। अब माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स को किसी ह्यूमन ने थोड़ी बनाया, ठीक है। तो ये सभी जो चीजें हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज के बिना इंटरफेरेंस के जो भी चीजें नेचुरली प्रोड्यूस हो, वो अपने आप प्राकृतिक तौर से अपने आप प्रोड्यूस होती हैं, वो सभी नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में हम 3 फेज पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हम लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, देखो ये सभी चीजें नेचुरल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। हाइड्रोस्फीयर, अच्छा अभी हमने बात की थी लिथोस्फीयर के बारे में, किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं हम? लैंड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर किससे रिलेटेड पढ़ते हैं? हाइड्रोस्फीयर में वाटर से रिलेटेड पढ़ते हैं, वाटर वेपर और ये सभी चीजें, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हम एयर से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो ये सभी जो चीजें होती हैं ये नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं। अब थोड़ा बुक में से हम देख लेते हैं क्या पॉइंट दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप जैसे कहीं पे जाते हैं, ठीक, कहीं पे जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई जो एनवायरनमेंट है उसमें हम कई तरह की चीजें देखते हैं। हम आसपास माउंटेन्स भी देखते हैं, ठीक है, रिवर्स भी देखते हैं, हम एक अच्छा क्लाइमेट देखते हैं, जैसे रेनफॉल हो जाती है तो अच्छी विंड ब्लो करती है, या सभी चीजें जो होती हैं वो सभी चीजें चलती रहती हैं। तो ये सभी चीजें ही एनवायरनमेंट का पार्ट है जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। लिथोस्फीयर, अभी सबसे पहले हम लिथोस्फीयर की बात कर लेते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। एक तरह से अर्थ की जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, देखो अर्थ के जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसमें हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्रस्ट कहलाती है, ठीक है। अब यहीं पे सारी ह्यूमंस एक्टिविटीज होती हैं, चाहे एग्रीकल्चर करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ट्रीज ग्रोन होते हैं, या ह्यूमंस ट्रांसफॉर्म इधर से उधर होते रहते हैं। ये सभी जो चीजें होती हैं वो क्रस्ट पे होती हैं। तो ये सभी चीजें हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? लिथोस्फीयर पे स्टडी करते हैं। अब देखिए हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। हाइड्रोस्फीयर में हम बात कर लेते हैं तो 97, देखो हाइड्रोस्फीयर सबसे ज्यादा अर्थ पे क्या है? वाटर है, ठीक है, वाटर सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट। तो 97% जो वाटर है हमारी अर्थ पे, 97% जो वाटर है वो हमारा ओशियन का पानी है, ओशियंस का पानी है, जो कि क्या है? सलाइन वाटर है। सलाइन क्या होता है? जिसमें सबसे ज्यादा, जिस वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्ट पाया जाता है, इसमें नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कि हमारे डेली वर्क के लिए हेल्पफुल नहीं है, जो हमारे काम नहीं आ सकता। तो ज्यादातर हमारे अर्थ पे इतना सारा पानी है, फिर भी 97% ओशन वाटर है, जो कि हमारे काम ही नहीं आ सकता। अब बचता है 3% वाटर, जिसमें कि 2% जो वाटर है ये ग्लेशियर्स में है। ग्लेशियर्स मतलब जो काफी ज्यादा वाटर जो है वो तो स्नो की फॉर्म में है, ठीक है, या रिवर जो है वो स्नो की फॉर्म में है, या माउंटेन्स के ऊपर है, ठीक है, या अंटार्कटिका के पास में है। ये सभी चीजें स्नो की फॉर्म में है, आइसबर्ग्स की फॉर्म में, इन सभी की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको तो हम यूज कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब इतना सा परसेंट बचा, ठीक है, इतना सा परसेंट बचा, जिसमें कि 1% जो है दैट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। देखो रिवर्स में है, ठीक है, पॉन्ड्स, लेक्स, तो ये सभी जो चीजें हैं ये ड्रिंकिंग पर्पस के काम आती है। तो देखिए हमारे कितना सा परसेंट वाटर है? ओनली 1% वाटर, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास इतना सारा वाटर है, लेकिन उसमें सिर्फ 1% वाटर ही हम उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है वी शुड कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। हमें अपने जल
पानी को बचाना चाहिए, जल ही जीवन है, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर वाटर नहीं होगा तो हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे, क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, पानी के बिना हम नहीं जी सकते। ठीक है, तो ये जो सभी जो चीजें होती हैं ये हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर में। किसमें पढ़ते हैं? हाइड्रोस्फीयर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? जितनी भी एयर होती है हमारे जो पूरा एटमॉस्फेयर क्या है पहले तो, एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर अराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर इज थिन लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ। अर्थ के चारों तरफ थिन लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर कहलाती है, किसकी? एयर की। अब एयर कैसे है? अब देखिए हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। हम जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो चीजें हैं ये किसमें पढ़ते हैं हम? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर अर्थ की जो सरफेस होती है, जैसे ये अर्थ की सरफेस है, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, अर्थ की सरफेस के इतने पार्ट को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। देखो जितनी भी एक्टिविटीज ह्यूमन करता है, जितनी भी चीजें ह्यूमन करता है, या ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बिना किसी चीज के सरवाइव कर सकता है, इजीली सरवाइव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है। यहाँ पे हम सांस भी ले सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन होने की वजह से। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, देखो एक चीज आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे हम टेम्परेचर के ऊपर जाते जाएंगे, टेम्परेचर क्या है? कोल्ड हो जाता है ट्रोपोस्फेयर में। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर फिर से हॉट होना शुरू हो जाता है। अब इसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर आता है। अब उसके ऊपर आता है मेसोस्फेयर। इसके ऊपर आता है थर्मोस्फेयर। सबसे ऊपर है हमारा एक्सोस्फेयर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी स्फीयर है जहां पे सिर्फ लाइफ है, सिर्फ उसी लेयर में ही लाइफ है और कहीं लाइफ नहीं है। सिर्फ ट्रोपोस्फेयर पे ही इंसान जी सकता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन मिल सकती है उसको। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में ही इंसान जी सकता है, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं जी सकता। अब इस ट्रोपोस्फेयर में सारे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेस होते हैं, रेनफॉल होती है तो भी ट्रोपोस्फेयर में होती है, विंड ब्लो होती है तो भी ट्रोपोस्फेयर में होती है, जो कुछ भी होता है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। थंडरस्टॉर्म बिजली कड़कती है तो वो भी ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। ठीक है, ये सभी जो चीजें हैं ट्रोपोस्फेयर में, जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है ट्रोपोस्फेयर में होती है। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में हम देखते हैं, देखो आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो एरोप्लेन्स होते हैं वो क्लाउड्स के ऊपर की तरफ फ्लाई करते हैं। तो क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर में सारे क्लाउड्स होते हैं, रेनफॉल जो कुछ भी होती है वो यहीं पे होती है। अब इसके ऊपर क्लाउड्स नहीं होते तो इनकी वजह से क्या है, एरोप्लेन्स को मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एरोप्लेन्स क्या है, इजीली मूव कर पाते हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कोई क्रैश ना हो सके, इजीली ट्रैफिकिंग हो सके, एयर ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पे एयरप्लेन्स, ज्यादातर एयरप्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं। मेसोस्फेयर जो होता है, मेसोस्फेयर क्या है, ज्यादातर जो हमारे बाहर से जो एस्टेरॉइड्स होते हैं या मीटरॉइड्स होते हैं, जो शूटिंग स्टार की तरह जब हमारे लैंड पे आते हैं तो मेसोस्फेयर में आके ये बर्न हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी ओजोन लेयर भी होती है। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर इज द लेयर दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज कम फ्रॉम द सन। मतलब अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो सन के थ्रू, हमारे सन के थ्रू हमारे देश पे या हमारे किसी भी अर्थ की सरफेस पे पड़ती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो इससे हमें ओजोन लेयर बचाती है। देखो एक आपको पॉइंट बताता हूँ, आप थोड़ा जनरल नॉलेज की बात बता दो। ओजोन डिप्लेशन हमारी अर्थ पे हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही थी। तो उसकी वजह से ओजोन लेयर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये कंडीशन हुई थी। ठीक है, तो ओजोन लेयर क्या करती है, हमें हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। अगर ये लेयर नहीं होती तो हमारी स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है। अब इसके ऊपर आता है थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर जो है इसके ऊपर के लिए है
अब इसके बाद आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है वो आउटर सरफेस कहलाती है। यहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं रहती। देखो अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा, कोई भी चीज अगर हमारे अर्थ पे ग्रेविटी है इस वजह से हम अर्थ पे इजीली मूव कर पा रहे हैं। कोई भी चीज है हम उसको ऊपर की तरफ थ्रो करते थे वो वापस से नीचे की तरफ आ जाती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। लेकिन एक्सोस्फीयर तक आते आते ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं रहती, तो इस वजह से क्या है सबका वेट लाइट हो जाता है। हम किसी भी चीज को अगर ऊपर उछाले तो वापस से नीचे नहीं आएगी, वो वहीं पे ही रोटेट करती रहेगी। ठीक है, आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या है इधर उधर मूव होते रहते हैं। ठीक है, स्पेस में ही घूमते रहते हैं स्लोली। तो ये सभी चीजें इसलिए होती है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। तो ये सभी पार्ट हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि ये सभी चीजें एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, क्योंकि बिकॉज इट इज अ थिन लेयर ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर से रिलेट करता है हमारा इसके अंदर एटमॉस्फेयर किसमें, क्योंकि बिकॉज एटमॉस्फेयर क्या है जिसमें भी हम बात कर रहे हैं जहां पे भी लाइफ है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। ठीक है, वो सभी चीजें एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो एटमॉस्फेयर से लाइफ कहां पे है, थर्मोस्फेयर में ही है। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। दीज आर द पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि हमें नेचर के थ्रू सीधे मिलते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो नेचर से सीधे मिलते हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, बिना किसी ह्यूमन एक्टिविटी के इंटरफेरेंस में, क्योंकि हम उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, वो अपने आप ही ग्रोन होते हैं, अपने आप ही डेवलप होते हैं। ठीक है, उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक इंटर रिलेशनशिप के बारे में, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, इन सभी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में इतना ही था। नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल एनवायरनमेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स। Natural environment have 3 domains, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, with having the life in this spheres, which is known as biosphere. ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट का ये हमारा लेक्चर है। अब अगले लेक्चर में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय ऑल ऑफ यू।